सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको गाइडेंस की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी। यकीन मानना, आपका सिलेक्शन तो दूर की बात, आपके जो मार्क्स है ना 200 नंबर में से 150 प्लस आने ही आने हैं। हाँ, देवदास निहाल जी बोल रहे हैं, सेल्फ स्टडी से क्या पीईटी निकल जाएगा क्या सर? बिल्कुल भैया, देखो सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको गाइडेंस की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी। आपको सही गाइडेंस मिल जाए, आपको सही तरीका मिल जाए तो सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक है बेटा, मैं तो इतना तो बोल के जाऊंगा इस प्लेटफॉर्म से, अगर मेरी आप जितनी मेरी बातें हैं सभी बातों को सीरियस होकर फॉलो करेंगे, मानेंगे, उन पे अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे प्यार से, मेहनत से, सीरियस होकर, यकीन मानना आपका सिलेक्शन तो दूर की बात, आपके जो मार्क्स है ना 200 नंबर में से 150 प्लस आने ही आने हैं। 150 प्लस का मतलब समझते हैं, टॉप 50 रैंकिंग तक की बात हो जाती है। पर जो है कि बच्चे सीरियस लेके बात करते नहीं हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। और कई प्लेट ऐसे, आप ही देखो देवदास जी, आपने गलती क्या की है, यूट्यूब पे तो क्लास मैं लूँगा लेकिन एप्लीकेशन पे क्लास डेली होती है, आप उस पर क्लास नहीं ले रहे हो, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज़ सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ के क्लास लीजिएगा तो मज़ा आएगा। थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो 3 पार्ट इसके हो गए हैं जो आप देख लेना। हमारी एप्लीकेशन पे इसकी वीडियो लाइव चले थे, अब वो स्टोर हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं, आप उनको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आज हम इसमें ले रहे हैं, हमने बहुत चीज़ पढ़ ली है। हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ ली है, इसकी हिस्ट्री माने इसके बारे में क्या होता है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया, एबर्ट निकोलस कौन थे, या फिर CFTRE कहाँ से स्टार्ट हुआ है। कई चीज़ लेने के बाद हमने इसकी कैनिंग के फैक्टर याद किए थे, मेथड ऑफ कैनिंग पढ़ी है, हमने डिब्बाबंदी के बारे में देखा है, डिब्बाबंदी की मेथड प्रोसीजर के बारे में देखा है, हमने संरक्षण की विधियों के बारे में देखा है, प्रोटेक्शन की मेथड ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में देखा है, प्रोसेसिंग के बारे में देखा है। तो ऐसे करते करते 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है जैम एंड जेली। जैम एंड जेली, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें जैम जेली से प्रश्न ना आए ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। वो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है जैम जेली के बारे में, ठीक है, लेकिन आज आप पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऑफलाइन अभी आप मेरे साथ नहीं है, फिर भी इतना अच्छा समझाऊंगा या फिर इतना आपको अच्छा समझ में आएगा कि आपको आज के बाद इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं कितना सही बोला इसको प्रूव कर लेते हैं, चलेगा। हम बात कर रहे हैं बेटा जेली के बारे में। जेली होता क्या है? कोई आपसे बोले व्हाट इज जेली या क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी बात करेंगे। तो बेटा जेली क्या होता है? जेली मेड फ्रॉम पैक्टिन कंटेंट फ्रूट जूस, माने अपन को ऐसे फल लेने हैं बच्चों, देखो मैं 2 लैंग्वेज में यूज करूंगा, डरना मत, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों क्लास ले रहे होंगे, बस थोड़ा वेट करना, मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखो जेली क्या होती है बेटा। तो जेली के लिए आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि पैक्टिन युक्त फलों के जली रस, युक्त फलों के जलीय रस को अगर हम शक्कर के साथ उचित तापमान पर गर्म करेंगे तो उसके बाद बने पदार्थ को बच्चों हम कहते हैं जेली। माने हमें कैसे फ्रूट चाहिए? पैक्टिन कंटेंट फ्रूट जूस विथ शुगर। हमको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे 2 चीज लेनी होगी, एक तो फ्रूट ऐसे लेने, ऐसे फल लेने जब पैक्टिन हो। अब पैक्टिन क्या है इसकी बात करेंगे, अब टेंशन मत लेना, हर एक टर्म की बात करने वाला हूं पर आराम से, ठीक है। ठीक है, इतना तो बात समझ में आया कि जेली क्या है, कि ऐसे कुछ फल चाहिए जिसमें पैक्टिन हो और उनका जली रस तैयार करेंगे। कैसे करेंगे भैया? उसको पानी में डाल के बॉयल करेंगे, पानी मिल जाएगा उसका पैक्टिन वाला,
उसमें शक्कर मिलाएंगे, उसको गर्म करेंगे, तो ऐसे कुछ जेली बनने वाला होगा। अभी केवल इतना मैंने महसूस करवाया, अभी टेंशन मत लेना ज़्यादा, ऐसा ज़्यादा टेम्पर मत हो जाना, अरे हमने तो ये पढ़ा जेली के बारे में, सर इतना ही बताया। अभी कुछ मत लो मन में ऐसा विचार, चलो मैंने इतना आया बता दिया, ठीक है भैया। ऐसा ही जैम क्या होता है फिर, अगर मैं तुलना करूं इतनी बात को लेके जैम को समझाऊं मैं, तो यहां भी सेम टू सेम यहां भी है। यहां भी पूरी बात कहानी वही है कि पैक्टिन युक्त फलों के, बस यहां पे इतना चेंज कर देंगे थोड़ा सा, बस इतना सा। जली रस जो वाटर सॉल्यूशन लिया आपने, उसकी जगह बस हम यहां यूज करेंगे पैक्टिन युक्त फलों के गूदा। गूदा माने पल्प, पूरी कहानी वही है। तो अब बताओ, एक छोटा सा टर्म देख के आपको अंतर समझ में आया, और ये अंतर ऐसा आपको समझ में आ जाए कि जिंदगी में आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। पूरी कहानी वही है, पैक्टिन युक्त फलों के गूदे को या गूदे को शक्कर के साथ, पूरी कहानी वही है ना, शक्कर के साथ उचित तापमान पर गर्म करने से बने पदार्थ को जैम कहते हैं। व्हाट इज जैम? तो आप बोलना जैम कैसे बनेगा, पैक्टिन कंटेंट फ्रूट पल्प, पल्प बेटा, ठीक है, पल्प माने गूदा, पल्प माने बेटा क्या होता है, गूदा, विथ शुगर एट प्रॉपर टेम्परेचर, जो भी कुछ बनेगा दैट इज जैम। अच्छा, ये तो बात समझ में आई जैम जेली क्या है, थोड़ा सा हल्का समझ में आया, तो और आगे कहानी को लेते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आया जैम जेली क्या है, मैं दोनों में पैक्टिन वाली बात चाहिए और दोनों में शक्कर चाहिए। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि ये इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो भैया देखो, हमें इनको बनाने के लिए पैक्टिन चाहिए होता है, हमको इनके बनाने के लिए अम्ल एसिडिटी की आवश्यकता होती है, पैक्टिन को बोलते हैं पैक्टिन एसिडिटी। हमको एक पीएच का भी ख्याल रखना होता है, हमको शक्कर की रिक्वायरमेंट भी होती है, हमको अच्छी उस जगह पे हमको एक तापमान देखना होगा, या यूं हमें पानी की रिक्वायरमेंट भी होगी, हमें टीएसएस का भी ध्यान रखना होगा। व्हाट इज टीएसएस, सबकी बात करूंगा, टेंशन मत लेना। हमें संसाधन ताप का भी ध्यान रखना होगा, कितना टेम्परेचर पे बनेगा, माने प्रोसेसिंग टेम्परेचर। जितनी भी मैं आपको चीज लिखता जा रहा हूं, आप पहले समझ लेना, अभी लिखना मत साथ साथ में, पहले आप समझ लो, ठीक है। प्रोसेसिंग टेम्परेचर, ठीक है भैया, इतनी चीजें हमको चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि सर अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप इसके बारे में कैसा भी क्वेश्चन होगा इंडिया में, बस आप कोई भी क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करेंगे। क्या है बात करने वाले हैं, अभी आप ये समझो कि हमें ये चीजें दोनों में चाहिए होती हैं, चाहे वो जेली हो चाहे वो जैम हो। इतना ध्यान रखना कि ये कैसे बना था, पैक्टिन युक्त फलों के जली रस से, और जैम कैसे बना, देखो पैक्टिन युक्त फलों के गूदे से। गूदा लिया है तो गूदा समझ गए ना, है तो दोनों सेमी सॉलिड। एक चीज मैं और बताऊं आपको सामने, यहाँ बड़ी अच्छी चीज है, ये भी अर्धठोस है बेटा, ये भी अर्धठोस, अर्धठोस को बेटा बोलते हैं सेमी सॉलिड, पर ये पारदर्शी है, पारदर्शी माने ट्रांसपेरेंट। मैं लिख देता हूं सेमी सॉलिड एंड ट्रांसपेरेंट। बट पर जैम में बस थोड़ा यहां एक चीज ख्याल रखनी है, ये भी अर्धठोस है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अर्धठोस तो ये भी है, तो ये तो दोनों में समानता है, सेमी सॉलिड हो गए दोनों। लेकिन ये कैसा बेटा, ये अपारदर्शी है। ये कैसा बेटा, अपारदर्शी। यही सबसे बड़ा गुण है दोनों के बीच पहचानने का। अगर आपको मैं दे दूंगा दोनों, आपके सामने जैम में रख दूंगा, तो यकीन मान लो बहुत से बच्चे पहचान लेंगे, पर बहुत से बच्चे कैसे पहचानेंगे, केवल कैरेक्टर को देख के। बहुत से बच्चे बस ये अगर ये समझ गए कि जेली होगा तो पारदर्शी होगा, और जैम होगा बेटा तो वो होगा अपारदर्शी, ठीक है ना।
सबसे मेन बात यहाँ तक आई है। मुझे आप ये बताओ अभी तक ठीक है क्या? जरा मुझे कमेंट से बताओ। मैंने अभी जितनी भी कहानी बताई है क्या वो आपको अभी समझ में आई है? देखो बच्चों, अभी तापमान क्या है, TSS तो ये क्या पूछ रहे हैं, अभी टेंशन मत लो, बस आप क्लास के एंजॉय लो, मजे लो क्लास के। उसके बाद आपको सभी के आंसर स्वतः मिल जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो। चलिए भैया, लाला राज जी थैंक यू। चलिए देख, अब देखिएगा हमें इतनी चीज चाहिए होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जेली पारदर्शी था, चूंकि रस ले रहे हैं भैया, रस से जो चीज बनेगी पारदर्शी होगी। गूदा लिया है, थोड़ा सॉलिड थोड़ा ज्यादा होगा, हालांकि हैं तो दोनों अर्ध ठोस ही हैं दोनों सेमी सॉलिड ही हैं। बस मेन अंतर कहाँ आ गया, जे ट्रांसपेरेंट है और जे नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, बढ़िया सुनते रहना अच्छी तरह से, देखो ठीक है। पेक्टिन क्या है बात करेंगे, लेकिन इतना मालूम करो, अगर हमें जेली बनानी है तो लगभग 0.75 से 1% तक हमें पेक्टिन की रिक्वायरमेंट होती है जेली बनाने में। और हमें जैम बनाना बच्चों, तो जैम में भी हमको कितना चाहिए, हमें जैम बनाने में भी 1% तक पेक्टिन चाहिए। तो लगभग एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं बताया मैंने। दोनों में पेक्टिन चाहिए और लगभग दोनों में 1% पेक्टिन की मात्रा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अम्ल की बात मैं करूं तो यहाँ पे अम्ल लगभग आपको 1% ही चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अम्ल थोड़ा सा, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको 1% ही अम्ल चाहिए। आपको पीएच की वैल्यू चाहिए 3.2 से 3.4। आपको शक्कर की मात्रा चाहिए, पानी के साथ बना रहे हैं तो 67.5 टू 68.5। आपको पानी भी चाहिए, पानी तैयार कर रहे हैं तो आपको पानी चाहिए लगभग 30 से 32% आपको पानी चाहिए। आपको TSS भी चाहिए, आपको 65% आपको TSS चाहिए। क्या है मैं पूरी बात करूंगा, अभी टेंशन मत लेना। अभी संसाधन ताप आपको चाहिए 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो जी आ जाएगा लगभग आपका 105 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में 221 और सेल्सियस में बेटा लिखा है मैंने लगभग 105 डिग्री सेल्सियस। अगर आप कन्वर्ट नहीं करना जानते हैं तो फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इक्वल टू डिग्री F माइनस 32/9, F माइनस 32/9, ठीक है। एस फॉर्मूला यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं कि ये मान इसमें कितना आया। दिक्कत आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि जैम में क्या होगा। तो जैम में पेक्टिन लगभग एक जैसा है और इसमें ये जो मात्रा है अम्ल की लगभग वो भी एक जैसी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी थोड़ा सा कम ले सकते हैं, 0.5 to 0.6%, एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें पीएच है 3.3 से 3.5, लगभग ये भी बराबर है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। शक्कर की मात्रा यहाँ ली आपने ज़्यादा, कुछ जल ले रहे हैं तो आपने शक्कर ज़्यादा ली। आपने फलों को गूदा ले रहे हैं, गूदे में ऑलरेडी सब जानते हैं फल तो भैया शुगर का अच्छा स्रोत होते हैं, अच्छा सोर्स है, तो थोड़ी शक्कर कम लेंगे तो यहाँ लेंगे 30 से लेके 50% तक। तो आपने ऑलरेडी गूदा ले लिया है तो शक्कर थोड़ा कम ले लेंगे आप, ठीक है। पानी की मात्रा आपने यहाँ क्यों ली थी, आप वाटर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जबकि यहाँ आपने गूदा लिया है, गूदे में ऑलरेडी नमी है तो यहाँ नमी की रिक्वायरमेंट आपको अलग से नहीं पड़ेगी, ठीक है। नो। TSS की मात्रा यहाँ 65 है और चूंकि भैया इसमें आपने गूदा लिया है तो थोड़ा TSS बढ़ जाएगा। यहाँ पे TSS 68 से लेके 68.5 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। थोड़ा TSS थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि गूदा लिया आपने, तो यहाँ 221 था तो यहाँ तापमान लेंगे 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा तो बेटा लगभग जो होगा 105.55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। ये चीज आपके सामने चलेगा। अब मुझे ये बताओ कि आपको यहां तक अगर बातें समझ में आई हो, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे कमेंट करके भी अभी बताओ कि यहां तक की जो जानकारी है, अभी क्या पेक्टिन होता है, क्या अम्ल है, इसके बारे में टेंशन मत लो। क्या प्रोसेसिंग टेम्परेचर है, अभी टेंशन मत लेना। अभी ये बोलो कि इतना मैंने समझाने की कोशिश की है, क्या आपको समझ में आ गए यहाँ तक? अगर आ गया हो तो यस कर दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन छोटे मोटे पेपर में जो क्वेश्चन आता है पीईटी जैसा एग्जाम जो होता है स्टेट वाले, उनमें तो जैम जेली से ये जो मैंने पढ़ाया इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों या किसी भी एग्जाम में आने वाले हों, दोनों की बात करेंगे आज, ठीक है। चलो भैया, सोनूकांत, आरती, अजय सबने जहाँ तक यस बोला, अभिषेक, राकेश, प्रदीप, प्रियंका, प्राची, राजकुमार, निशित, धर्मेंद्र, सब लोगों ने यस बोल के ये ठीक है, ओके। सर पहली लाइन निश्चित शर्मा को पहली लाइन नहीं आई, पहली लाइन बोले तो कौन सी? चलो मैं बता दूं, पैक्टिन जेली क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, ऐसे फ्रूट लेते हैं पैक्टिन के सोर्स हो, उनका अपन वाटर सॉल्यूशन करेंगे तैयार, पानी में डाल के फ्रूट्स को जल बन जाएगा उसका, उन्हें शक्कर डालेंगे, जबकि इसमें पानी में डालना नहीं है बल्कि इसको गूदे को छील लेना है। जब गूदा ले लेंगे उसके साथ मिला देंगे शक्कर तो जैम बनने वाला होगा। बस छोटी सी बात बोलनी चाहिए मैंने भी, ठीक है। दोनों और ठोस होते हैं, अंतर क्या है, जेली होता है पारदर्शी, जैम होता है अपारदर्शी। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूं, थोड़ा सा, चलो भैया थोड़ा मैं ऊपर ले लिया। अब बात इस बात की है कि जो जेली आप बना रहे हैं सर, जेली कौन से फलों से अच्छी बनेगी और जैम कौन से फलों से अच्छा बनेगा? भैया होना तो दोनों, कम से कम होना दोनों चाहिए आपकी, कैसे? दोनों पैक्टिन वाले फ्रूट चाहिए, पर जेली सबसे बढ़िया बनती अमरूद की। अमरूद की जेली सबसे बढ़िया बनती है। मैं टॉप 3 फ्रूट्स आपको बता देता हूं। सेब की जेली बहुत अच्छी बनती है, करौंदा की जेली बहुत अच्छी बनती है और आंवला की जेली भी बहुत अच्छी बनती है। तो टॉप 4 फ्रूट है फॉर मेकिंग जेली, जेली बनाने की सुपर 4 फल में लिखे हैं। जैम सबसे बढ़िया बनता है सेब का, सेब के बाद आप अनानास से बना सकते हैं जैम बहुत अच्छा, उसके बाद आप अमरूद से बना सकते हैं बहुत अच्छा, और उसके बाद आप आम से भी जैम अच्छा बना सकते हैं। मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं, जैसे गुआवा, अमरूद, एप्पल, सेब, करौंदाज, करौंदा ही बोलते हैं भैया, आंवला, ठीक है। एप्पल, सेब, पाइनएप्पल, अनानास एंड गुआवा एंड मैंगो चलेगा। तो आपने ये भी देख लिया, क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि बताइए जेली कौन से फल से बहुत अच्छी बनती है। तो प्लीज इसके लिए बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप टॉप के शुरू के 2-2 फल याद कर लो, ठीक है। जेली सबसे, एक फल याद करो टॉप का तो इसको भूलना मत। जेली सबसे अच्छी बनती है अमरूद से, तो जैम सबसे अच्छा बनता है बेटा सेब से। ये एक एक फ्रूट तो याद कर ही लो, ठीक है ना बेटा। नीरज अवस्थी जी, बनाना से नहीं बनता क्या? क्या बना रहे हैं बेटा बनाना से? हाँ ठीक है, मेरी बात समझ गए ना आप। तो ये कम से कम ज्यादा नहीं तो आप टॉप पहले फल तो ले सकते हो। अब चलो बात सामने ये आ रही है कि किससे बनना है, क्या डिफरेंस है, क्या से बनेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, हमें जो जो चीज चाहिए थी हम उन सब पे बात करने वाले हैं। अब जैसे बोला सर, आपने बोला अभी कि सर पैक्टिन भी चाहिए होता है, तो जरा पैक्टिन की बात कर लेते 2 मिनट के लिए। जितने भी पैक्टिन से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको यहां बन जाएंगे। समझ लो अच्छे पैक्टिन क्या होता है। जितने भी मैं टर्म यहां बोलूंगा शॉर्ट में बोलूंगा, मैं समझाऊंगा ज्यादा, बोलूंगा ज्यादा, लेकिन मैं यहाँ पे चीजें बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम। तैयार है आप लोग? देखें थोड़ा पैक्टिन होता क्या है। तो कोई बोले पैक्टिन है क्या, तो आप बोलना पैक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है। पहला आंसर मिल गया आपको। पैक्टिन के बेटा क्या है? पैक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है, पहला आंसर आपको मिल गया, ठीक है। उसके अलावा पैक्टिन कहां मिलेगा? फल में मिलेगा, ठीक है। उसकी सेल वॉल के पास, सेल वॉल के पास, या यूं कहो छिलके के पास। भैया जो फल का छिलका होता है उसके पास ये पैक्टिन ज्यादा मिलेगा। पैक्टिन पानी में घुलनशील है, पानी में विलेय है बेटा, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में विलेय। विलेय माने बेटा ये सॉल्युबल है पानी में, ध्यान रखना। अगर इसको आपको फल से अलग करना होगा
तो कैसे अलग करोगे? कुछ नहीं करना, बॉइल्ड वाटर में डाल देना है, ऑटोमेटिक पानी में घुल के ये पानी के साथ में आ जाएगा, फल से दूर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ब्लर नहीं होगा, टेंशन मत लो, आप बस मस्जिद लो क्लास की और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, पानी में मिले होता, ठीक है, और छिलके के पास मिलेगा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इतनी बात समझ में हमें आई। और पैक्टिन को मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो एक यंत्र है जिसका नाम है जेल मीटर। जेल मीटर बेटा एक यंत्र है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं या मेजरमेंट कर सकते हैं पैक्टिन की मात्रा को। इतना ध्यान रखना, ये पैक्टिन सबसे ज़्यादा ऐसे फल में मिलता है जो अधपका हो, अधपके हुए फल, दैट इज सेमी राइप। बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, बहुत कच्चा ना हो। अगर ऐसे फल होते हैं जो अधपके हों, ऐसे फलों में ज़्यादातर पैक्टिन ज़्यादा मिलेगी। तो फल कैसा चाहिए आपने ये भी देख लिया। कहाँ मिलेगा? ऐसे मैं अमरूद की बात करूँ तो अमरूद में अगर आप देखें पैक्टिन कहाँ ज़्यादा होगा, तो जहाँ छिलका है, आउटर लेयर है, वहाँ पैक्टिन ज़्यादा होगा। जैसे आप अंदर की ओर अमरूद के जाएंगे, पैक्टिन की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों? आप ही तो बोले हो कि आउटर लेयर में छिलके के पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब है बाहर की ओर ये ज़्यादा होगा और नीचे की ओर ये, अंदर की ओर थोड़ा ये कम होगा। पपाया में पाया जाता है, क्या पाया जाता भैया पपाया में? कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ, पैक्टिन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, छिलके के पास ज़्यादा होगा, पानी में घुलनशील भी है, जेल मीटर से ज्ञात करेंगे, और अधपके फल में ज़्यादा मिलेगा, सेमी राइप फल में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अधपके फल में, सेमी राइप फ्रूट में ज़्यादा। अब बेटा करना क्या है कि जो जेल मीटर है, पहले इसको और सीख लो, जेल मीटर होता कैसा है। चलो मैं आपको थोड़ा सा फटाफट एक दिखा देता हूँ, एक इमेज जेल मीटर की, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, मैं आपको 3 चीज दिखा रहा हूं अभी। चलो ये जेल मीटर में दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जेल मीटर है, ये सभी जेल मीटर बेटा, ठीक है। बहुत टाइप के जेल मीटर आने लगे हैं आजकल तो। चलो ये मैंने इमेज यहां ले ली है, एक इमेज में लेता हूं रिफ्रैक्टोमीटर की। वेरी गुड, दोनों ही यंत्र में काम आएंगे, तो मैंने दोनों को यहाँ ले लिया है। अब मैं अपने हिसाब से आपको मेजरमेंट कर लूँगा। चलो पहले मैं, चलो 1 मिनट, बेटा देखो आपने ये अपन अभी काम आएगा, ये रिफ्रैक्टोमीटर बेटा, ये TSS को मेजरमेंट करता है। ये किसको मेजरमेंट करता है? TSS को, TSS, ठीक है। अभी TSS क्या होता है क्या ये बेटा? इस यंत्र को बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है ना। हम कोई जेली कुछ भी पकाते हैं, हम उसकी जब TSS, और TSS क्या होता है बेटा? इसका फुल फॉर्म पूछते हैं पेपर में बहुत बार। T माने टोटल, S माने सॉल्युबल, S माने सॉलिड, हिंदी बोले टोटल माने कुल, सॉल्युबल माने विलेय, और सॉलिड माने ठोस, माने कुल विलेय ठोस, इसे बोलते हैं TSS। और ये ज्ञात करते बेटा रिफ्रैक्टोमीटर से, आपके सामने ये है। हम कोई कुछ भी बनाते हैं, हमें जब उसका देखना होता है कि इसका TSS कितना है, इस वाले आगे वाले पार्ट में कुछ बूंद डाल देते हैं, और यहाँ पे यहाँ से हम इस ओर से आंखों से देखते हैं, वहाँ पे अंदर आपको दिखाई देगा 55, 67, कुछ भी जितना भी TSS होगा आप आंखों से देख सकते हो कितना TSS है। तो बहुत अच्छा यंत्र है। इसे कई बार हम ब्रिक्स भी कह देते हैं, ध्यान रखना, हम इस रिफ्रैक्टोमीटर को कई बार हम ब्रिक्स भी बोल देते हैं। और ये मैंने जो दिखाया हुआ आपको डूबा हुआ चाशनी में, ये पैक्टिन दिखाया हुआ है फल के जूस में, कितना पैक्टिन है आप इससे मेजरमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है कभी आपको अगर दिख जाते हैं कभी ये, तो दोनों आपके सामने थे, चलेगा।
तो जेल मीटर लगभग एक कांच की नली होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होगी, 6 mm की एक पैरामीटर की इसकी आकार होगा, ठीक है। ऐसा कुछ जेल मीटर होता है जो स्पेशल काम आता है पैक्टन मेजरमेंट करने में। मैं जब तक स्क्रीन ऑन कर लूं ताकि आपके कमेंट में पढ़ पाऊं ठीक चल रहा है क्या सब कुछ, ओके राइट, ठीक है जी। हाँ चलेगा, ठीक है। अब होना क्या है, किससे मेजरमेंट करना है, ठीक है। और इतना ध्यान रखो जो हमारा जेल मीटर था ये कैसा होता है, ये लगभग जेल मीटर के देखिए 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, लगभग इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर तक की होगी। इसका जो व्यास है ये वाला ये 6 mm तक का होगा। नीचे की साइड में जैसे ऊपर से आप कोई रस डालेंगे, जिसे पैक्टन आपको बताना है कितना पैक्टन रस में है, नीचे एक होल होगा और होल से रस निकलता रहेगा और पूरा रस निकलने के बाद जितना पैक्टन है वो यहाँ रह जाएगा, जिससे आप पता कर लोगे कि इसमें कितना प्रतिशत पैक्टन है। कुछ नहीं होता, एक प्रकनली सी होती है, कांच की होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 mm की व्यास की होती है, नीचे एक होल छिद्र होता है, ऊपर से जिसमें पैक्टन मेजरमेंट करना वो रस डालेंगे, डालने के बाद रस तो टपकता रहेगा, उस रस में कितना पैक्टन है वो उसमें रह जाएगा, जिससे पता कर लोगे कितना % इसमें पैक्टन है। छोटी बात है, तो पैक्टन मेजरमेंट कर लोगे। इतना ध्यान रखना, हम जेली बना रहे थे तो जेली में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अति महत्वपूर्ण की जगह हम मुख्य कारक भी बोल सकते हैं। जितने भी आपने चीज चाहिए थी जेली जैम बनाने में, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैक्टन ही होता। क्यों? इसके जो अर्ध ठोस होने का, माने आपने बोला ना जेली या जैम अर्ध ठोस होते हैं, या यू कह सकते हैं जमा हुआ रहता है, तो इसके जमने का, इसके सेमी सरल होने का जो मेन प्रॉपर्टीज है वो पैक्टन ही प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है सब कुछ हो चलेगा, अगर पैक्टन नहीं है तो जिंदगी में ना तो कभी जैम बन सकता ना कभी जेली बन सकता। अगर आपसे पूछ रहे ऐसी चीज बताइए जिसके बिना जैम जेली नहीं बन सकता, तो वो होगा बेटा क्या, पैक्टन। पैक्टन के बिना जैम जेली नहीं बन सकता, क्योंकि इसके जमने का गुण जो होता है, इसके अंदर ठोस होने का गुण जो होता है वो पैक्टन से ही मिलता है। हाँ बेटा, पीएटी के न्यू बैच कब से स्टार्ट होंगे? बेटा ऑनलाइन तो बैच सभी चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, लेकिन ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं है बेटा, ठीक है। जब स्टार्ट होंगी तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। नारायण जी बोल रहे हैं मेरा नेट खत्म हो गया, बड़ा दुर्भाग्य बस बात है बेटा। देखो ये मैनेजमेंट आप करना होगा, हमारा ड्यूटी है, पूरी मन से निभाएंगे, और अब आपकी ड्यूटी आप निभाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। लाला जी कोई बात नहीं, मैंने कमेंट आप पढ़ ली है, आप मुझे कॉल कर लेना 9 बजे के समथिंग, या कल कॉल करें तो अच्छा रहेगा। मैंने 1 घंटा दिया है बात करने के लिए, आप जो भी हों, आपको अगर मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो 12 से 1 बजे हमने टाइम रखा है, जिससे आप मुझे बात कर सकते हो, जैसी भी चीज़ें आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 8889593108, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप लिख लेना, कई जगह नंबर लिखा हुआ आप लिख लेना, 88 आगे होगा, बाद में 108 होगा। आप 3 दिन MWF सोमवार बुधवार शुक्रवार 3 दिन में 12 से 1 आपके डाउट सॉल्विंग के लिए ही बैठता हूँ। आप मुझे फ़ोन लगाएं, जो भी जैसी समस्या हो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो चलो पैक्टन के बारे में बात की, इतनी चीज़ सामने आई पैक्टन के बारे में, मुझे नहीं लगता इससे आप अगर इतनी चीज़ें सीख गए ना शॉर्टकट में तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अम्ल की बात कर रहा हूँ, अभी आपने बोला था ऐसे पैक्टन आपने लगभग 1% ली थी, ठीक है। ऐसे अब आप 1% ले रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आ रही सर अम्ल क्या है? बेटा देखो, अम्ल और पीएच के संबंध को समझ लो पहले। आप क्या बोल रहे थे, पीएच कितनी होनी चाहिए थी? ऐसे जेली बना रहे थे तो 3.2 से लेके 3.4 आपने बोल दिया था, बिल्कुल बोला था। और पीएच किससे मापते हैं? पीएच स्केल से माप सकते हैं, सबको स्केल का मान याद है। पीएच का मान 7 उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा तो क्षारीय, सबको मालूम होता था ना तो पीएच के बारे में, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है सर आपने तो रेंज बोला है, अगर सोचो कभी पीएच 3.2 से कम है,
फॉर एग्जाम्पल 3.0 है, 2.9 कुछ भी है, मतलब 3.2 से कम है, बात यह है कितनी भी हो, तो यकीन मानना जो जेली होगी वो अति कठोर हो जाएगी, माने इतनी कठोर हो जाएगी उसके जो गुण है अर्ध ठोस होने का वही खत्म हो जाएगा। जब वही खत्म हो जाएगा तो जेली किस काम की, तो इसका मतलब वो जेली नहीं बनेगी। अगर पीएच का मान 3.2 से कम हो गया, जितना भी कम हो तो कठोर होता जाएगी। उल्टा कर ले तो कभी हो सकता है कभी ज्यादा हो जाए 3.5 3.6, इससे ज्यादा हो गई बाय द वे पीएच का मान, तो बेटा वो जेली जमेगी ही नहीं। लो बड़ा अजीब बात है, पीएच का कितना कर रोल है आप भी देखिए, थोड़ी सी भी चेंज होगी ना पीएच, कम ज्यादा, कम हो गया तो कठोर हो जाएगी, ज्यादा हो गया तो जमेगी नहीं, और दोनों केस में वो प्रॉपर्टी खो जाएगा, दोनों ही केस में वो जेम जेली फिर नहीं रही। बात समझें, इसका मतलब है हमें इतना ही करना है। और सबको मालूम है पीएच का मान 0 से लेके 14 होता है, बीच में 7 होता है। आप खुद देखना जितना हम कम जाएंगे 6, 5, 4, हम पीएच कम कर रहे हैं लेकिन अम्लीयता बढ़ रही है। इसका मतलब अम्ल और पीएच में रिवर्सिबल संबंध है, माने एसिडिटी किसी की पता करनी हो, माने आपको अम्लता पता करनी हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ये दोनों में उल्टा संबंध है। आप खुद देखो ना यहाँ पे, आप समझो बात को, पीएच कम होती जा रही 6, 5, 4 और पीएच कम हो रही पर अम्लता बढ़ रही है। सोचो इसका मतलब आपको पीएच कंट्रोल करना है, तो पीएच कंट्रोल कैसे करोगे आप, अम्ल से। इसलिए हमें ऐसे फल वहां लेने होते हैं जैम जेली बनाने में जो अम्ल का सोर्स हो, अम्ल जैसे मैलिक अम्ल का सोर्स हो, साइट्रिक अम्ल का सोर्स हो, टार्ट्रिक अम्ल का सोर्स हो। मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, क्यों, आपको पीएच कंट्रोल तो करनी पड़ेगी, कम ज्यादा होने पर अम्ल कम ज्यादा करने पड़ेंगे, अम्ल कम ज्यादा करने से पीएच सेट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अम्ल कैसे यूज करोगे, अम्ल में सबसे ज्यादा अच्छा अम्ल यूज करते हैं बनाने में जेली जैम, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल मिला दोगे पीएच कम हो जाएगी, साइट्रिक अम्ल की मात्रा कम कर दोगे पीएच बढ़ जाएगी। आपने यहां से सीख लिया, तो अम्ल की मात्रा से हम पीएच सेट कर लेंगे और पीएच सेट करके इतना तक छोड़ देंगे जिससे उत्तम जेली बने, अच्छी तरह से अर्ध ठोस हो। ये बात समझ में आ गई, माने अम्ल का बहुत बड़ा रोल है, पीएच का बहुत बड़ा रोल है। अब रही शक्कर, शक्कर तो बात समझ गए, शक्कर का तो कितना बड़ा रोल है, चाहे भैया जेली बना रहे हो चाहे जैम बना रहे हो, सबसे ज्यादा मिलाया जाने वाला कंपोनेंट है शक्कर, चीनी, शुगर, सबसे ज्यादा अमाउंट में। जो सबसे महत्वपूर्ण की बात करूं, अति महत्वपूर्ण, वो पेक्टिन है, इसके बिना तो बनेगी ही नहीं जैम जेली, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ज्यादा लेंगे शुगर को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा पेक्टिन, दोनों बात अलग है। समझ रहे मेरी बात को, यस नो से मुझे जरा बता दीजिएगा, क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग। मैं क्या बोला हूं, मैं बोला हूं आपको कि अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछे कि जैम जेली में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताओ तो पेक्टिन टिक करके आओगे। अगर ये पूछा गया जैम जेली में सबसे ज्यादा क्या लिया है तो आंसर टिक करके आएंगे शुगर, दोनों बात अलग है और दोनों ही चीज में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ भैया स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन ले लिया होगा, बस थोड़े समय में ले लिया करो यार। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब टीएसएस रहा, टीएसएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेली में टीएसएस 65 होना चाहिए, अगर कम है तो उबलते रहने देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे ही 65 पहुंच जाए रोक दो, मतलब इसका मतलब है कि जेली पक्के तैयार। जब मैं थोड़ा ज़्यादा था 68 से 68.5 था, अपन जैसे ही मेजरमेंट कर रहे हैं 60 पे आ गया टीएसएस, और उबलने दो। जैसे ही उबलने के साथ साथ टीएसएस जैसे ही आपका 68 तक पहुंचा बंद कर दो। 68 बहुत अच्छा होगा जैम के लिए, जेली के लिए 65 होगा। तो टीएसएस का बहुत बड़ा मेजर रोल है, टीएसएस मेजरमेंट नहीं करेंगे, आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास रिफ्रैक्टोमीटर ही नहीं था तो दिक्कत होगी। उसके बाद टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर आपके पास होने चाहिए। अभी हमें देखा था अगर तापमान 222 हो जाए तो समझो जैम बन के तैयार हो गया, और 221 रह जाए तो जेली, मतलब जेली के लिए 221 टेम्परेचर सफिशिएंट, बहुत अच्छा है। जैसे ही टेम्परेचर 221 हुआ माने जेली बन के तैयार है, और जैसे ही टेम्परेचर 222 हुआ इसका मतलब है जैम बन के तैयार है। तो माने यहाँ पे रिफ्रैक्टोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, थर्मामीटर जो तापमान को मापता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और जेली मीटर तो देख ही लिया है। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो भैया, तो इतनी बात है आपको समझ में आ गई भैया। जितने भी क्वेश्चन हैं इससे बाहर कभी नहीं गए हैं,
ना कभी जाएंगे। अब आप बोले कौन से एग्जाम में ऐसा हुआ है, तो इंडिया के सभी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। चलो अब बात ये हो रही है कि सर बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि। जो भैया हम लोग थोड़ा कम 3D इनोवेट यूज करते हैं, हमें लगता है कि नॉलेज सब कुछ है और इजी भाषा में इजी तरीके से बस आपको नॉलेज समझ में आ जाए और मैं यहाँ से समझा सकूँ, यही सब कुछ है। फिर भी कोशिश करेंगे अगली क्लासों में ज़्यादा इनोवेट यूज़ करेंगे, थोड़ा 3D 3D और चीज यूज़ करेंगे, आपको मज़ा आए, ठीक है, चलेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या बनाने की विधि प्रोसीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखें भैया बनाने की नंबर 1 पहला पॉइंट अब क्या चाहिए, हम जेली बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं, जो भी दोनों चीज हम लेके चले हैं। आप सबसे पहले फलों का चुनाव करते हैं, मैंने सिलेक्शन ऑफ फ्रूट। नंबर 1 पहला पॉइंट आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ फ्रूट। पहला पॉइंट आ गया आपका नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ फ्रूट, माने फलों का चुनाव करना। ये अच्छा नहीं, चयन करना एक ही बात है बेटा। ये कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं पहले। सब कुछ अभी मैंने बता दिया कि अधपके फल में सेमी रैप में पैक्टिन ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक है आप जब जज कर रहे हैं, आप जब सिलेक्शन कर रहे हैं फ्रूट का, तो कोशिश करें ऐसे फल चुने जो बहुत ज़्यादा पके ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चे ना हो, तो ये पर सिलेक्शन में काम आ जाएगा। और उन फ्रूट्स को सिलेक्शन के बाद वॉश कर लें बहते पानी में, अच्छे पानी में, ताज़े पानी में, ये कर ही लेंगे एक चीज़। तो पहला काम तो आराम से कर लिया आपने। सेकेंड पॉइंट अब क्या करेंगे, इसके बाद उनको फलों को उपयुक्त आकार में काटेंगे। उपयुक्त आकार में काटना, आकार में काटना, कटिंग ऑफ फ्रूट इन प्रॉपर साइज। ये करेंगे, ये कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, हम जब उसे कटिंग करेंगे, फ्रूट को वॉश करने के बाद कट करेंगे, कट के बाद जैसे आपने अमरूद लिया, उसको 4 से पीस में काट के, उसको वॉश करने के बाद उसको 4 से पीस में काट के उसको बॉइल वाटर में डालेंगे। कब तक डालेंगे, 20 to 30 मिनट्स। जैसे 20 से 30, अभी आपने जस्ट देखा था, इससे क्या होगा, जितना भी पैक्टिन फ्रूट में होगा वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में आ जाएगा, पानी में घुल जाएगा। बस उसके बाद हमें पैक्टिन चाहिए ना, बस उसके बाद जो अमरूद आपका जो है उसको आप निकाल के अलग रख देना, उससे अब मतलब नहीं रहा, आपको मतलब है अमरूद के पैक्टिन से, ठीक है। पैक्टिन हम ले लिया, पैक्टिन आपने, बस फिर क्या पैक्टिन उसमें आ चुका है पानी में, उसके बाद उसमें क्या मिला दिया, शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने के बाद उसको उबलने दिया, उबलने दिया। अब बात ये आ रही कब तक उबलने दिया, अब हम देख रहे हैं जांच के तरीके, माने पकने के तरीके। माने मैं ये बोलना चाह रहा हूं जैम या जेली पकी है या नहीं, माने तैयार हुई है या नहीं, है या नहीं, ये कैसे पता करोगे। माने हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेली, माने कितनी देर में, मतलब कैसे पता करोगे ये तैयार हो चुकी कि नहीं, यहां देखते हैं। चलो पहला बहुत आसान मेथड था, वो था टेम्परेचर, माने जिसको हम बोल रहे थे संसाधन ताप। अभी अपन बोल चुके हैं प्रोसेसिंग टेम्परेचर। सिंपल सी बात था, अगर जेली बना रहे हैं तो जैसे ही टेम्परेचर इतना हो जाए समझ लो जेली बनके तैयार। इसके ये कैसे पता करोगे, आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, आप उसे मेजरमेंट कर लोगे। पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है जी। कैसे पता करोगे, जो उबलती जेली है उसको आप थर्मामीटर में रखेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे कि वो पकी है या नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, ओके सब प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ओके भैया। जरा मुझे समझाओ यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ओके राइट। बच्चों मुझे कमेंट करके ये बताओ ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, वॉइस में, साउंड में, वीडियो में, क्वालिटी में, कुछ भी एक्सेट्रा, यहाँ सब ठीक चल रहा है यहाँ से तो, ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम, यस सर, ठीक है जी, थैंक यू। आपके कमेंट मुझे मिलते रहने चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पे कमेंट से मुझे मालूम पड़ जाता है कि सब ठीक चल रहा है क्या।
थैंक यू। ओके, राकेश धाकड़, विशाल शर्मा, नवीन, धर्मेंद्र, राजकुमार, कुछ बच्चे रियल में इतने अच्छे लगते हैं। प्रदीप गुर्जर, सिरसा, आरती, राशि गुप्ता, विकास प्रजापति, राधेश्याम, रविंद्र सेन, शिवा, ये कुछ लोग इतने अच्छे हैं, इनके नाम रट गए हमें, क्योंकि हमेशा क्लास में आते हैं, लेट हो तो भी आते हैं, क्लास के बाद दोबारा लेनी पड़ती है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, फिर भी आते हैं। इनको बस क्लास का वेट रहता है और क्लास का इंतजार करते हैं इतनी अच्छी तरह से, बड़ा अच्छा लगा। और कुछ लोग के लिए अगर बाय द वे कभी क्लास कट हो जाती है, कुछ इश्यू हो जाता है, तो बच्चे बोलते हैं सर हमने पहली बार लिया था, दूसरी बार नहीं लिया, माने उन्हें तो बस बहाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में, चलेगा। तो ये बात समझिए, जैसे प्रोसेसिंग टेम्परेचर, जैसे जेली का या जैम का टेम्परेचर से आप पता कर सकते हैं, 221 है तो जेली तैयार, 222 है तो जैम तैयार, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट टीएसएस से पता कर सकते हैं, और ये कैसे पता करेंगे? रिफ्रैक्टोमीटर से। अगर इसका मान जेली बना रहे थे तो 65 हो गया, टीएसएस का मान समझे जेली तैयार। और अगर यदि जैम बना रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना था बताओ? 68 से 68.5 इतना हो रहा है तो जैम तैयार। सिंपल सी बात है। आपके पास इसके लिए थर्मामीटर होना चाहिए और टीएसएस के लिए आपके पास रिफ्रैक्टोमीटर या ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर होना चाहिए, इतनी बात है। थर्ड पॉइंट, बिंदु प्लेट परीक्षण। इसको वेगिंग मेथड भी कह सकते हैं, क्यों? भी भार वाला मेथड है। भार वाला कैसे? आपने जैम जेली जो बना रहे थे उसका आपने लिया और कंपेयर आपने तुलना की शक्कर से। अगर चाशनी का जो आप जैम जेली बना रहे हैं, अगर उसका भार वजन जो है अगर शक्कर के भार से 1.5 गुना हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब ज्यादा वेटेड हो, तो समझ लें जैम या जेली जो कुछ भी है वो बनके तैयार। चौथा विधि है चम्मच विधि, जिसे बोलते हैं स्पून मेथड। सिंपल सी बात है, ये तो एक देसी विधि, ग्रामीण विधि है। गांव के लोग ना तो उनके पास थर्मामीटर होता है, ना रिफ्रैक्टोमीटर होता है, घर में बना रहे हैं, ना आपके पास तराजू होगा तौलने के लिए, पर आपके पास एक अनुभव होगा जिससे कि आप चम्मच से लेके उसका चिपचिपापन तय कर सकते हैं कि तैयार हुई है कि नहीं। तो इस प्रकार आप एक पूरी प्रोसीजर है जिससे आप बना भी सकते हो। काटने के बाद आप अगर जेली बना रहे हैं तो जल तैयार कर रहे हैं, आप जैम बना रहे हैं तो गूदा ले रहे हैं, उसके बाद आप शक्कर के साथ उबाल रहे हैं, बॉइलिंग विथ वाटर, बॉइलिंग विथ शुगर, और उसके बाद आप फिर जज कर रहे हैं कि ये बनी है या नहीं। और जब ये बन जाती है बेटा, बनने के बाद कुछ नहीं, खाने वाली सामग्री है तो अपन कल पढ़ चुके हैं, चौड़े मुंह वाली बर्तन में, ब्रॉड नैरो नेक लेड कांच के बर्तन में उसको भरेंगे। उसके बाद उसको कैसे भरना है अपन लेक्चर में यूज कर चुके हैं, कौन सी बोतल में करना है, कितना करना है, ये अपन कैनिंग की विधि में डिस्कस कर चुके हैं। बस फिर क्या बेटा, जैम जेली बन के तैयार, उसको कूल प्लेस पे रख देंगे और जब इच्छा होगी ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो मतलब जितनी भी कॉमन चीजें थी बेटा वो तो आप सब जानते ही हो, लेकिन टेक्निकली चीज हमें बतानी होती है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते होते हैं। बनाने की विधि को यहाँ हम देखा, यहाँ हमने ऐसे फैक्टर देखे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे बहुत सारे, वो अपने यहाँ देखे। ठीक है, इसके पहले अपन ने क्या देखा? इसके पहले अपन ने देखा डिफरेंस बिटवीन जैम जेली। अभी देखो जितना भी अपन ने चीज पढ़ा है इससे आपका क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे सभी से कि आज हम पढ़ेंगे अबाउट जैम जेली, जो थंबनेल में आपको दिखा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैम जेली के बारे में। यकीन मानना आप भी समझदार हैं, इंडिया कोई भी एग्जाम हो जैम जेली से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि मुझे उम्मीद बस इसी बात की है कि मैंने आपका समय कुछ लिया और इस समय में मैंने जैम जेली के बारे में बताया, थोड़ा हर तरीके से बताया, मटेरियल कौन सा यूज़ करें, हर मटेरियल पे बात मैंने की, जैम जेली में कैरेक्टर देखे, इनकी डिफरेंस देखे, बनाने की मेथड देखी। बस मुझे आप ये बता दो कमेंट के द्वारा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं जो कहना चाह रहा था क्या मेरी बात मैंने डिलीवर आपको कर पाई? अच्छा चलो भैया, धर्मेंद्र यादव ने कमेंट किया है, चलो सभी लोग कमेंट करो ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ के सोचूं कि कितना आपको समझ में आया। कल बच्चों संडे है और कल का जो फंक्शन है, कल का शेड्यूल जो है आपको एप्लीकेशन पे अनाउंसमेंट में मालूम पड़ जाएगा। कल केमिस्ट्री का शेड्यूल तो मुझे मालूम पड़ गया, अभी उसमें कुछ क्लासेस हैं
अब पेपर का टेस्ट पेपर किस विषय का है तो कैसे होगा, इसकी डिटेल जानकारी आपको अनाउंसमेंट के जरिए बता दी जाएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो बेटा, आपकी जो क्लासें हैं ऑनलाइन कब तक चलेंगी ये किसी को नहीं मालूम, लॉकडाउन कोविड केस कब तक चलेंगे नहीं मालूम, लेकिन बस इतना मालूम है कि एक आशा होनी चाहिए, मन में आस होनी चाहिए कि जब तक भी ऐसा चलेगा हम अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पूरे मन से पढ़ेंगे। और भैया बस आपसे इतना थोड़ा सहयोग चाहिए कि इन दिनों हम लोग हर व्यक्ति से तो नहीं मिल पाएंगे, आप ही हमारी टीम है, आप जितने मित्रों से बोल सकें कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी दूर तक पहुंच सकते हैं बहुत अच्छा है। अपन ने न्यू बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं और ये 10 से 12 दिन चलेंगे। जितने बच्चे उस न्यू बैच में आ जाएंगे उसका एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। उसके लिए बस इतना ही है कि आपको वहाँ तक पहुँचना होगा, मेरी बात आपको औरों तक पहुँचानी होगी। ठीक है बच्चों, आप जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक वो तो आप जानते ही हैं, बस जितना दूर तक आप पहुँचाएंगे हो सकता है आपका वीडियो ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे जिसको रियल में थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, नहीं शिवा तू ज़्यादा पसंद नहीं करता, अच्छा आदमी है तू, नहीं कहा तो परेशानी होती रहती है। ठीक है, सही बहुत अच्छे हैं। और शैलेंद्र बोल रहे हैं पूरा समझ में आया, बिल्कुल सर। और सभी लोग अपने कमेंट दे रहे हैं, राशि गुप्ता बोल रही थैंक यू सर। और उम्मीद करता हूँ बाइलिंगुअल मैंने कोशिश की है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको भी समझ में आया होगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने प्रॉपर जो टर्म है वो दोनों लैंग्वेज में यूज किए हैं। ठीक है, हम भैया अखिलेश प्रजापति जी, अंकेश प्रजापति, बेटा टाइम कोई फिक्स नहीं है यूट्यूब का, वो तो हम लोग अपने ग्रुप के जरिए, अपने हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें अनाउंसमेंट के जरिए पता बच्चों चल जाता है कि क्लास कब है। ये क्लास मैंने 5 बजे ही डाली थी कि मुझे लगा 4 बजे मुझे लगा कि मैं क्लास लेनी चाहिए, तो 5 बजे मैंने एक मैसेज टाइप किया और एप्लीकेशन से बच्चों के अनाउंसमेंट में डाल दिया। 2 घंटे में बच्चों को मालूम पड़ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है भैया ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे 3 दिन कॉल कर सकते हैं MWF में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझसे मिलें। मैं आपको 12 से 1 घंटे के लिए केवल इसीलिए बैठूंगा, इसीलिए मैं वहाँ पे उपलब्ध रहूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम समस्या हैं, कोई टेक्निक इशू है, आपकी कोई घरेलू समस्या है या कैसे पढ़ना है, जो भी कुछ XYZ कैसी भी बातें हैं आप मुझे उस 1 घंटे पूछ सकते हैं। वेलकम आप सभी का, थैंक यू। बस जाते जाते ध्यान रखो, खुश रखो सभी को। कोविड-19 चलते ही देश में नेगेटिविटी, पेपर में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, बड़ा दुनिया बहुत ही दिक्कत में है, परेशानी में। इस परेशानी में आप एक उम्मीद बनो उनकी, आप साबित करो कि दुनिया सब ठीक है और आप घर पे रहो। हम लोग आपको किसी भी हालत में होगा हम आपको क्लास देते रहेंगे। ठीक है, सभी क्लास प्रॉपर चली रही है हमारे एप्लीकेशन पे, जो जुड़ना चाहे वो आराम जुड़ सकता है, कॉल कर सकता है। थैंक यू बच्चों।